नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। चीन के इशारे पर अब तक नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ से मुलाकात के बाद सुर बदलते से नजर आ रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री ने विजयादशमी की बधाई देने वाला ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा ही इस्तेमाल किया है। दरअसल नेपाल और भारत के बीच ताजा विवाद की जड़ नेपाल का नया नक्शा है, जिसमें काठमांडू ने भारतीय इलाकों पर दावा किया है। माना जा रहा है कि अब तक भारत नेपाल सीमा विवाद पर सख्त रवैया अपनाए पीएम केपी शर्मा ओली के रुख में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल से मुलाकात के बाद बदलाव आया है। इससे पहले गोयल ने बुधवार रात को अकेले में ओली से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। यही नहीं, भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी अगले महीने नेपाल की यात्रा में जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि केपी शर्मा ओली के रुख में बदलाव आ रहा है। चीन के इशारे पर अब तक नाच रहे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ से मुलाकात के बाद सुर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री ने विजयादशमी की बधाई देने वाला ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा ही इस्तेमाल किया है। जिन हिस्सों पर नेपाल की तरफ से दावा जताया जा रहा था जो कि भारत के हिस्से थे, उस नक्शे को उन्होंने ट्वीट नहीं किया, जबकि उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा ही इस ट्वीट में इस्तेमाल किया है और साथ ही उन्होंने विजयादशमी की बधाई भी दी है। तो ये बड़ी और अहम खबर, यहाँ ये कह सकते हैं कि नेपाली पीएम के सुर अब बदलते हुए नजर आ रही है। जो रवैया इतने दिनों से नेपाल ने अपनाया हुआ था, शायद उस रवैये में अब बदलाव हो रहा है और ये बदलाव बुधवार को हुई रॉ प्रमुख की मुलाकात के बाद से नजर आ रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मुलाकात का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। धरातल पर भी इसका असर नजर आ रहा है। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रॉ प्रमुख से मिलने के बाद खुद नेपाली पीएम अपने ही देश में घिर गए। तमाम जो विपक्षी दल थे उन्होंने जमकर निशाना साधा था प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब उनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने विजयादशमी की बधाई देने वाला ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा ही इस्तेमाल किया है। मसले पर चर्चा के लिए रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी अच्छी खासी जानकारी अनिल जी रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अनिल जी, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ट्वीट किया है, विजयादशमी की उन्होंने बधाई दी है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने नेपाल का पुराना वाला नक्शा ही ट्वीट किया है, वो नया नक्शा उन्होंने ट्वीट नहीं किया जिसमें हमारे देश के कुछ हिस्सों को उन्होंने अपने नक्शे में दर्शाया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप नेपाल के पीएम के इस रुख को देख रहे हैं? देखिए पल्लवी जी, ये जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं ओली जी, ये इनको जब प्राइम मिनिस्टरशिप इन्होंने पहली बार इन्होंने बने ये, तो उसमें जो चीनी एम्बेसडर है वहां के नेपाल में, उनका बहुत बड़ा हाथ था जी। उन्होंने बाकी जितने लोग हैं उनके बीच में पैसा भी बांटा और इनको बनाने में उनका हाथ होने की वजह से ये उनके नीचे दबे हुए थे एक हिसाब से ऋण के कारण। उसके बाद आपने देखा जब ये एंटी इंडिया जो स्टेप्स उठा रहे थे, इनके खिलाफ जो है सारी की सारी नेपाली कैबिनेट और इनके जो नंबर 2 जो कैबिनेट के अंदर प्रधान जी, वो भी इनके खिलाफ हो गए थे। और वो इनसे क्या कर रहे थे कि इनके खिलाफ होके इन्होंने कहा कि आप इनको पद छोड़ना पड़ेगा इसका प्राइम मिनिस्टरशिप का, और तभी जाके ये कार्रवाई होगी। फिर आपस में फिर वो सुलह सफाई हुई उनकी, उन्होंने कहा नहीं मैं रिजाइन नहीं करूंगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप रिजाइन ना करिए, पर आप जो है ये एंटी इंडिया जो बातें हैं उसको बंद कर दिए। उसके साथ साथ 2 बातें और हुई। चीन ने इनके नेपाल के अंदर उधर जाके 4-5 गांव जो हैं वो कब्जे में ले लिए और उन्होंने कहा, चीन कहने लगा कि ये जो इलाका है हमारा। इससे क्या हुआ है कि नेपाल के लोगों की आंखें खुल गई हैं कि चीन असलियत में चाहता क्या है। और ये जो चीज है, अब जो रॉ के हमारे चीफ मिले हैं, उन्होंने एक बड़ी खुला एक चिट्ठा रख दिया सामने उनके कि भाई साहब आप देखिए, हिंदुस्तान के साथ आप जो मर्जी करिए, हिंदुस्तान ना आपकी जमीन चाहता है, ना आपका कोई और अंग चाहता है, ना ही आपके ऊपर कोई कब्जा करना चाहता है। हिंदुस्तान आपका बड़ा भाई और दोस्त है, हमेशा आपके जो बुरे वक्त में काम आने वाला है। पर चीन जो है, चीन का जो मंसूबा है वो ये है,
और इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, इनपुट्स हैं कि चीन का अगला कार्रवाई क्या थी। तो इस वजह से ओली जी को, अब वो कहते हैं ना, दिन में तारे दिख गए और रात को उन्होंने जो सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा हूं कि मैं एक ऐसे देश को अंदर अपने घुसने दे रहा हूं कि वो हमारे इधर वही करेगा जैसे कि चीन ने तिब्बत में किया, जैसे कि चीन सिंकियांग में कर रहा है उइघुर मुस्लिम के साथ में। कल को हमारा नेपाल जो है वो सारा का सारा चीन के नीचे दब जाएगा और जो हमारी नस्ल है वो खत्म हो जाएगी। अब ये सारा कुछ सोच के अब वो किसी तरीके से चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ सुलह सफाई करें। इसीलिए जब उन्होंने ये विजयदशमी के जो उन्होंने ग्रीटिंग दिए हैं, उसके अंदर जो उन्होंने पुराना नक्शा इस्तेमाल किया, नया वाला नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा था जी ये लिपू लेक पास वगैरह सारा ये एरिया हमारे पास है। तो वो अब उनको, मेरे को लगता है, समझ आ रही है कि भाई चीन जो है दोस्त नहीं है, चीन एक ऐसा भेड़िया है, वो कहते हैं ना वुल्फ इन शीप क्लोथिंग है, कि वो एक बार अगर हमारे इधर घुस गया तो वो सारा का सारा हमें खा जाएगा, हमें निकल जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर ना भारत आ सकेगा हमारे मदद के लिए, ना कोई और देश। और इसीलिए अब वो उधर उससे थोड़ा सा जो है अपना डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। लेकिन सर, अगर इसको मान भी लिया जाए कि अब उनका रुख बदल रहा है और फिर से अब उन्होंने चीन से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है और भारत के साथ वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने रॉ प्रमुख से मुलाकात की थी उसके बाद वो अपने ही घर में घिरते हुए नजर आए। नेपाल के जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने जमकर निशाना साधा था और विरोध प्रदर्शन तक वहां पर करने पर उतारू हो गए थे कि आपने कैसे रॉ प्रमुख से मुलाकात कर ली। तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या इसे सिर्फ वहां की राजनीति के तौर पर ही देखा जाए? ये वहीं की राजनीति है, क्योंकि देखिए इनको जो जितनों ने इसके खिलाफ विरोध किया, वो जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई ये हिंदुस्तान के साथ दूरी बनी रहे, और जो ये पैसा जो है उनको चीन से मिल रहा है, उनको चीन, जैसे आपको पता है कि जिस हिसाब से अब मैं एग्जांपल अगर दूं आपको कि हमारे इधर भी कुछ लोगों के पास पैसा जो है बाहर से आता है और हर बारी वो बात जो है एंटी इंडियन करेंगे और प्रो दूसरी कंट्रीज का करेंगे। तो वही हाल है उधर भी, वो चीन का पैसा जो है उनके पास आ रहा है। इसीलिए जब वो रॉ के प्रमुख चीफ नरवाने जी मिलने जाएंगे, आप देखिए तब भी प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि ये चीज चीन चाहता नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ नेपाल के रिश्ते बने रहे। आपको पता है, देखिए चीन ने एक और चीज क्या की थी कि उन्होंने कहा था कि आप हिंदुस्तान की फौज में गुरखा सोल्जर मत भेजें। और आपको पता है हमारे साथ कितना एक निकट संबंध है नेपाल का, हमारे अंदर, हमारे गुरखा रेजिमेंट्स के अंदर कितने नेपाली हैं और हम उनको अपने भाई और अपने देशवासी समझते हैं। उनको बकायदा पूरी सर्विस होता है, उसके बाद पेंशन मिलती है, पूरी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो चीन ये नहीं चाहता कि भाई ये जो लोग यहाँ आए, और इसकी वजह से होगा क्या कि उधर गुर्बत और बढ़ेगी और अशांति फैलेगी। अशांति फैलेगी, चीन अपना कब्जा आसानी से कर सकेगा। तो ये सारा चीन का प्लान है, जो रॉ चीफ ने बड़ा क्लियरली इनको समझा दिया है कि अगर आप इस कदम पे चलते रहे, आने वाले दिनों में आप देखिएगा आपकी कुर्सी भी जाएगी और आप भी जाएंगे, और आपकी जो सारा जो आपका देश है वो भी चीन खा जाएगा। बिल्कुल, और अब ये केपी शर्मा ओली को ही देखना है कि वो इस स्थिति से कैसे निपटते हैं और जो कुछ भी हुआ है वो डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाते हैं। सर, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। अगली खबर का भी हम रुख कर लेते हैं। उत्तर कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा से सटे केरन सेक्टर में भारतीय सीमा की टोह लगा रहे पाकिस्तानी ड्रोन को सतर्क जवानों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। यह घटना शनिवार सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। भारतीय क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान काफी प्रयास कर रहा है। कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों तक हथियार पहुंचाने, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए वह मार्गों की तलाश कर रहा है। आज सुबह भी जब पाकिस्तानी सेना का ड्रोन सीमा पर तैनात जवानों की टोह लेने के लिए भारतीय क्षेत्र में घुसा तो सतर्क जवानों ने तुरंत उसे गोली मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त ड्रोन चीन निर्मित है और इसका मॉडल DJI Mavic 2 Pro है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले तो यह ड्रोन पाकिस्तान की सीमा के भीतर ही उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही इसने भारतीय सीमा में प्रवेश किया तो उसे गिरा दिया गया।
और सीधा अनिल गौर जी का रुख कर लेते हैं। सर, ये ड्रोन आज मार गिराया है, हालांकि भारतीय सेना के जो जवान हैं काफी सतर्क रहते हैं और इसी का नतीजा है कि ड्रोन को तुरंत मार गिरा दिया गया। लेकिन ये साफ है कि पाकिस्तान कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है, कैसे भी करके आतंकवादियों की घुसपैठ वो कराना चाहता है और नित नए हथकंडे पाकिस्तान की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। सर देखिए, पाकिस्तान, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पाकिस्तान अपनी जो आदतों से मजबूर है और वो इसमें नहीं बदलना चाहता। और क्योंकि अगर वो ये चीजें छोड़ दे तो कल उसको जवाबदेही अपने मुल्क में देना पड़ेगा उनको कि आप कश्मीर का मसला छोड़ के आप कैसे इधर बैठे हैं। तो ये इसीलिए ये सारे कार्रवाई कर रहा है। और अब उसने देखा है, देखिए ये ड्रोन जो है ये पहला ड्रोन नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे पंजाब में इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके अंदर ड्रग्स और हथियार जो है, एमिनेशन जो है, वो भी इन्होंने लाया है उसके अंदर, और कुछ लोग अरेस्ट भी किए हैं हमारी एनआईए ने। उसके बाद में पंजाब के बाद ये आ गया जम्मू के अंदर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सांबा के अंदर, जहां पे ड्रोन इन्होंने भेजा, जिसकी वजह से वहां पे हथियार वगैरह भी आए और वो भी पकड़े गए। अब ये जो है जिस कार्रवाई के लिए ये ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हमारे जो जवान हैं जहां पे एलएसी पे हैं, जो एलओसी पे है, एलओसी के ऊपर जो जवान हैं उनकी पूरी निगरानी रखें और देखें कि कहां से हम घुसपैठ करा सकें अपने जो ये टेररिस्ट हैं। तो ये ड्रोन बार बार उड़ेंगे, ये नया नहीं है कि नहीं उड़ेंगे। इसके लिए जो है हमारी फौज ने पूरा एक पुख्ता संबंध किया हुआ है, सारे जितने जवान हैं उनको सबको इन्फॉर्म, मतलब कि एक पूरा डिसेमिनेट किया हुआ है कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है जब आप ड्रोन देखते हैं, ऐसा कि जैसे ही वो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आता है आप उसको मार गिराएं, क्योंकि एक लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे नो मैन लैंड है हमारा। नो मैन लैंड के अंदर जैसे भी कोई ड्रोन आएगा उसको ये मार गिराएंगे, और ये पूरा का पूरा जो है एसओपी एक दे दिया गया है। इसके अलावा अभी जो है आप देखिए, हमारे जो है हमारे पास भी ड्रोन है, ये नहीं कि नहीं है, पर हमारे जो है हमारे पास दूसरे ड्रोन हमारे जो है वो उनके पाकिस्तान के इलाके में जाने के बजाय अपने इलाके से उधर निगरानी रखते हैं। तो ये जो चीज है पाकिस्तान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने किसी भी तरीके से घुसपैठ करानी है। जितने लोग इन्होंने इस वक्त ट्रेन करके रखे हुए वहां पे लॉन्च पैड में, जैसे कोर कमांडर साहब ने कहा पिछले दिनों की तकरीबन 200-250 जो है जो टेररिस्ट है वहां पे तैयार बैठा हुआ है आने के लिए। मेरी सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट होती है हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप जो है एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते रहिए, क्योंकि अगर देखिए हम जब तक पाकिस्तान को ये नहीं बताएंगे कि ये इसका नुकसान कितना है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को, तब तक ये नहीं सुधरने वाले। और ये हमें करना पड़ेगा है कि हमारी भारतीय सेना और हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध रहे और बीच बीच में पाकिस्तान को डोज देना वाकई में जरूरी है, ताकि इसकी इस तरह की जो हरकतें हैं इनसे पाकिस्तान बाज आना शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में एक ड्रोन पाया गया था, लेकिन ये भारतीय जवानों की सतर्कता रही कि समय पर ही उस ड्रोन को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन भेजा गया था। कोरोना काल में दिन प्रतिदिन किसी न किसी चीज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कभी केंद्र सरकार की तरफ से तो कभी राज्य सरकारों की तरफ से महंगाई की मार जनता पर ही पड़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर हमला किया और सब्जियों के दामों में हो रही बढ़ोतरी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आज जनता परेशान है, लेकिन हर राज्य की सरकार जनता के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि चुनावों में अपने आप को बिजी करके बैठी हुई है। प्लेयर्स हैं वो महंगाई बढ़ाएंगे, वो महंगी सब्जियां और करेंगे। आने वाले देश के हालात अच्छे नहीं है, और अगर हम सरकार से कहते हैं कि तुम सब्सिडाइज करो और सरकारी दाम पर लोगों तक की सब्जी फल पहुंचना चाहिए, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इंसान करे क्या? न घर बैठने लायक, न बाहर जाने लायक, न नौकरी करने लायक, न घर चलाने लायक, ये देश के हालत हो गए। तो अगर गर्मियों का इनसे दर्द नहीं समझा जाता तो इतना याद रखें मोदी और ये सभी मुख्यमंत्री केजरीवाल कि महिलाएं तुमको लेकर आई थी और महिलाएं तुम्हें। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज जंतर मंतर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं तो महंगाई की मार है वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर चल जाती है। लगातार हर बार यही देखने को मिलता है कि कभी राज्य सरकार की तरफ से
यही महंगाई मार है, कभी पेट्रोल के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर, कभी सब्जियों के ऊपर, कभी डीजल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की दिक्कतें चल रही हैं वो जनता के सामने है और जनता कहीं ना कहीं अपना आक्रोश भी दिखा सकती है। मगर इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जंतर मंतर पर उतरे और दिल्ली सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने हल्ला बोला। और यहाँ तक कि जो महंगाई की मार है उसको लेकर भी महिलाएं भी उतरी थी और महिलाओं ने जो सब्जियों की जो माला पहनी हुई थी वो कहीं ना कहीं कह सकते सरकार की तरफ इशारा करता है कि जिस तरीके से अगर खाने की सब्जियां भी इस तरीके से महंगी होंगी तो वो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी दिक्कतें हैं और सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन टाइम चल रहा है तो कहीं ना कहीं वोट तो जनता ही देगी ना। तो वोट अगर देने की जो बारी आएगी वो कहीं ना कहीं जनता देगी और जनता ही यही सोच कर देगी कि अगर महंगाई की मार इस तरीके से पड़ती रहेगी तो शायद सरकारों को वोट नहीं मिलेंगे और सरकार चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर तमाम और जो राज्यों की सरकारें हैं वो हो, कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और आज कांग्रेस पार्टी ने तो जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है, लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। देखिए, पिछली बार जब प्याज के दाम बढ़े थे तो दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया था कि वो ठेले लगवाएंगी, घर घर जाकर ये प्याज दिया जाएगा और गलियों मोहल्लों में सरकार की तरफ से प्याज बेचा जाएगा और सस्ते दामों पर बेचा जाएगा। क्या इस बार ऐसी कोई योजना केजरीवाल की नहीं है? देखिए, एक चीज बता दें बिल्कुल कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी कहा था कि वैन लगाई जाएंगी और इलाके के अंदर जाकर सब प्याजें बेची जाएंगी और यहाँ तक कि और जो सब्जियां थी वो भी बेचने की बात थी, मगर हर बार के यही चलता रहेगा क्योंकि जिस तरीके से एक साथ तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, दूसरों को लोगों के पास काम धंधे नहीं है, नौकरियां छूट गई और कहीं ना कहीं जो बिजनेस थे वो भी जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब महंगाई की मार जरूर पड़ी है, मगर सरकारों को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो प्याज के दाम हो या किसी और चीज के दाम हो या फिर आलू के दाम हो। तो कहीं ना कहीं रोटी तो सबको खानी है और सब्जियां भी सबको चाहिए, तो चाहे इसमें गरीब हो या अमीर हो, सबको लिए एक बराबर का सिम्टम रखता है क्योंकि हर तरीके से कहा जाता है कि महंगाई सबके लिए बराबर है और सामान सबको खरीदना है, खाने के लिए रोटी जरूर सबको चाहिए। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार अभी महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है या फिर क्या केंद्र सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है और जनता ही आप जवाब दे सकती है केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली के जंतर मंदिर पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के खिलाफ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पश्चादुंग क्षेत्र में नशे के तस्कर बड़े पैमाने पर इस समय सक्रिय हैं, जो युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। पश्चादुंग क्षेत्र नशे के लिहाज से काफी संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा से जंगलों के रास्ते इस क्षेत्र में नशे की खेप पहुंचाई जा रही है, जिससे बहुत बड़ा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है। क्षेत्रों में वर्तमान में अफीम, चरस, कोकेन, ड्रग्स, स्मैक जैसी नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिससे क्षेत्र के युवाओं और श्रमिक काफी नशीली दवाइयों की आदत में जा रहे हैं और इन्हें ये दवाइयां परोसी जाती हैं। हाल ही में नशे की लत की वजह से कुछ युवाओं ने एक युवक की हत्या तक कर दी थी। जानकारों का मानना है कि नशे की लत की वजह से युवाओं में अब हिंसक प्रवृत्ति भी लगातार बढ़ रही है। खरवटपुर में नशे की कैप पकड़ी गई है, क्या कुछ उसमें रहा? ये 22 अक्टूबर की बात है। खरवटपुर में जो है एक सूचना मिली थी कि कुछ नशीली दवाइयाँ किसी स्थान पर रखी, तो उस पर जो है ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया गया था। चौकी इंचार्ज ड्रग इंस्पेक्टर ने जो है मौके पे जाकर जांच की थी, तो पता चला था कि अधिकतर दवाइयाँ इसमें जो है एक्सपायरी डेट की ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया था, तो इसलिए जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। इस संबंध में जो है संबंधित विभाग द्वारा जाँच की जा रही है। सर, लगातार जो है नशे की खेप पकड़ी जा रही है, ऑपरेशन सत्य चलाया जा रहा है, ऐसे में पूरा क्षेत्र भी लगभग जो है नशे की चपेट में देखा जा रहा है, तो ऑपरेशन सत्य में किस तरह की कार्रवाई करते नजर आएंगे आने वाले समय में भी आप? जो है फिलहाल जो ऑपरेशन सत्य के अंतर्गत जो है पहले तो जो है हमारे द्वारा जो वो लोग हैं, जो बच्चे जो अधिकतर या वो जो अधिकांश इसमें संलिप्त हैं, उनको जो है बुलाकर पहले उसकी काउंसलिंग की जा रही है और जो है उस काउंसलिंग के से जो है हमें पता चल रहा है कि किस कहाँ और किस के द्वारा बेची जा रही है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो आप जैसा सुन सकते थे कि किस तरह से इस इलाके में अब नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो युवा हैं वो नशे की गर्त में जा रहे हैं। उत्तराखंड के पचफादुंग क्षेत्र का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास नगर में ये जगह पड़ती है। यहाँ पर नशे के तस्कर बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं, जो युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं। पचफादुंग क्षेत्र नशे के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र बन गया है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा से जंगलों के रास्ते से इस क्षेत्र में नशे
नशे की खेप पहुंचाई जा रही है, जिससे बहुत बड़ा वर्ग अब नशे की चपेट में आ रहा है। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इन नशा तस्करों को पकड़ा भी जा रहा है, इन पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जड़ से मिटाने में अभी कामयाब नहीं हो पाया है स्थानीय प्रशासन। और यहाँ के युवा बड़ी संख्या में नशे की चपेट में आ रहे हैं। यहाँ कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर कुछ युवाओं ने नशे में आकर एक युवक की हत्या तक कर दी थी। और ये जानकारों का कहना है कि नशे की चपेट में आने से युवाओं में हिंसक प्रवृत्ति भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अहम जानकारी उत्तराखंड के विकासनगर से। यहाँ के पचफादुंग क्षेत्र में नशे के तस्कर बड़े पैमाने पर इस समय सक्रिय हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन जड़ से समस्या का अभी समाधान नहीं हो पा रहा है। नशा तस्करों को पकड़ा भी जाता है, कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पकड़ी भी जाती हैं, लेकिन किसी भी तरह से अभी इस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई ऐसे खुफिया रास्ते नशा तस्करों ने बना रखे हैं, जिन रास्तों से ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा से नशे की सामग्री लाते हैं, मादक पदार्थ लाते हैं और यहाँ पर इनको बेचा जाता है, युवाओं को बेचा जाता है। युवा और जो प्रवासी मजदूर या श्रमिक हैं, उनके आगे इन नशे की दवाइयों को, मादक पदार्थों को परोसा जाता है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर नशे के तस्कर सक्रिय है और अवैध नशे का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जावेद इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले इस पूरे मामले के लिए सीधी जानकारी उन्हीं से ले लेते हैं। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे जावेद, किस तरह से यहाँ पर जो है मादक पदार्थों का जो ये कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है? जी पलवे, इसमें बता दूं आपको, सबसे ज्यादा उत्तराखंड और विकासनगर की बात की जाए तो पूरे तरीके से नशा जो है अपनी चपेट में लिए हुए है पूरे क्षेत्र को। लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई भी करती नजर आई है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर एक सवाल रहा है कि आखिरकार जो ऑपरेशन सत्य चला रखा है इनके द्वारा, तो ऑपरेशन सत्य में आखिरकार इन्होंने क्यों आखिरकार बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाले, क्यों छोटे छोटे जो मगरमच्छ हैं आखिरकार उन पर हाथ डालने का काम कर रही है। तो सबसे बड़ा पुलिस की प्रणाली पर यही सवाल खड़ा होता है कि उन पर हाथ डाले, उन नशे तस्करों पर जो है कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे, तो पूरे क्षेत्र में जो है आखिरकार जो है पूरे क्षेत्र को बचाने का काम किया जा सकता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार लगातार ऑपरेशन सत्य चलाया जा रहा है, नशे के खिलाफ जो है पूरी तरीके से जो है पुलिस कार्रवाई भी करती नजर आ रही है, मगर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जो युवा पूरी तरीके से इसमें लिप्त नजर आ रहा है, तो उन पर बड़े मगरमच्छों पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? जी वल्लभी। बिल्कुल, जड़ से अगर इस समस्या का समाधान निकालना है तो बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ना पड़ेगा, छोटी मछलियों को सिर्फ पकड़ने से काम नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड के विकासनगर का ये मामला हमने आप तक पहुंचाया, जहां नशे की तस्करी काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ करता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है। कद्दावर नेता एकनाथ खड़से के एनसीपी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी से बगावत कर मीरा भाईंदर से निर्दलीय विधायक चुनी गई गीता जैन बीजेपी से अपने रहे सहे रिश्ते भी समाप्त कर शिवसेना की राह पर हैं। देवेंद्र फडणवीस के और बीजेपी के लिए यह दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। निर्दलीय चुनाव जीतने के बावजूद गीता जैन की गिनती बीजेपी समर्थक विधायक के रूप में थी। वह पिछले लगभग 1 साल से इस भरोसे बैठी थी कि बीजेपी में उनकी सुध ली जाएगी और मीरा भाईंदर बीजेपी की कमान उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के हाथ से निकालकर उन्हें थमा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गीता जैन के करीबी लोगों का कहना है कि तमाम लांछनों के बावजूद अगर देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मेहता का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं तो गीता जैन के पास बीजेपी से दूर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में ये बड़ा झटका माना जा सकता है महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए। कद्दावर नेता एकनाथ खड़से के एनसीपी में शामिल होने के बाद अब बीजेपी से बगावत कर मीरा भाईंदर से निर्दलीय विधायक चुनी गई गीता जैन भी बीजेपी से अपने रहे सहे रिश्ते खत्म करने वाली हैं। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। गीता जैन जो कि निर्दलीय विधायक हैं और बीजेपी समर्थक कही जाती रही हैं, अब ये जानकारी मिल रही है कि वो रहे सहे बीजेपी के साथ अपने रिश्ते खत्म करने वाली हैं और शायद शिवसेना का दामन थामने वाली हैं। देखिए, गीता जैन बीजेपी की एक बड़ी कद्दावर नेता थी। लगातार गीता जैन बीजेपी की समर्थक रही है। हालांकि 2019 के चुनाव के दौरान गीता जैन जो है विधायक का टिकट जरूर चाहती थी, लेकिन मीरा भाईंदर के जिस तरह से नरेंद्र मेहता का जो है अखंड राज चलता था, उस दौरान जो है उनको टिकट नहीं दिया गया। यही वजह है कि गीता जैन अपक्ष जो है उम्मीदवारी की थी और उस दौरान उन्होंने भारी मतों से विजयी हासिल की थी। ऐसे में गीता जैन लगातार बीजेपी के समर्थक रहते हुए
बीजेपी में न सिर्फ विधायिका रही है बल्कि उसके पहले उन्होंने नगर सेविका का भी जो है चुनाव जीता था। उसके बाद उनको महापौर बनाया गया था। लगातार गीता जैन अपने कामों को लेकर चर्चा में रही हैं। वहीं जिस तरह से गीता जैन बीजेपी के क्रियाकलापों से निराश होकर अब जो है शिवसेना का दामन थाम चुकी है। आज जो है दोपहर करीब 12:30 बजे गीता जैन मुंबई के मातोश्री शिवसेना भवन जाकर जो है साउथ पार्क पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो है आज शिवसेना ज्वाइन कर लिया। जी, अब इसे कितना बड़ा झटका माना जा सकता है बीजेपी के लिए? पहले एकनाथ खड़से गए और उसके बाद गीता जैन ने भी दामन छोड़ दिया है। आखिर महाराष्ट्र बीजेपी में चल क्या रहा है? और चूंकि एकनाथ खड़से कह चुके हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे, क्या उनके बयान सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? जयपुर पर देखिए, जिस तरह से एकनाथ खड़से ने सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था कि देवेंद्र फडणवीस के वजह से ही वो जो पार्टी को छोड़ रहे हैं, ऐसे में गीता जैन ने भी साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से मीरा भाईंदर में गीता जैन का जो है बोलबाला है, ऐसे में नरेंद्र मेहता उनके पीछे लगे हुए थे। नरेंद्र मेहता ये नहीं चाहते थे कि गीता जैन अपनी राजनीति को चमका सके। ऐसे में सबसे पहले नरेंद्र मेहता ने जो है गीता जैन का जो है टिकट काटने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने अपक्ष की उम्मीदवारी के साथ उन्होंने भारी मात्रा में विजय भी हासिल की। उसके बाद से लगातार बिल्कुल सत्य प्रकाश, अभी रोक रही हूँ आपको क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी खबर इस समय आ रही है पंजाब के अमृतसर से। हम आपको ये जानकारी दे दें कि अमृतसर में चर्च पर हमला करने वाला और एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर, चर्च में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चर्च में घुसकर युवक की गोलियां मारकर हत्या की गई थी। चर्च में घुसकर बहस के बाद ओपन फायर इस आरोपी की तरफ से की गई थी। गुरु नगरी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक लाहौरी गेट स्थित चर्च की ये घटना है। रणदीप गिल, 2 साथियों बलराम गिल और सूरज कुमार सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी धर दबोचा गया है। गोली चलने वालों में रणदीप गिल और उसका भाई बलराम गिल के अलावा उसके साथी शामिल थे। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर, चर्च में युवक का कत्ल करने वाला आरोपी टांडा से गिरफ्तार किया गया है। चर्च में घुसकर युवक की गोलियां मारकर हत्या की गई थी। बड़ी खबर अमृतसर से, चर्च में घुसकर बहस के बाद ये फायरिंग की गई थी और अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरु नगरी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक लाहौरी गेट स्थित चर्च की ये घटना, रणदीप गिल, 2 साथियों बलराम गिल और सूरज कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। अहम जानकारी, गोली चलाने वालों में रणदीप गिल और उसका भाई बलराम गिल के अलावा उसके साथी शामिल थे। चर्च में युवक का कत्ल करने वाला आरोपी टांडा से गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर से ये बड़ी और अहम खबर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी घटना हुई थी शुक्रवार को और इस घटना के मुख्य आरोपी को आज पुलिस ने धर दबोचा है। टांडा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी का भाई भी इस पूरी वारदात में शामिल था, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा एक अन्य युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोग इस समय इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। अमृतसर का ये मामला था जहां चर्च में घुसकर एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और उसकी जान ले ली गई थी। इस पूरे घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था, दहशत का माहौल था। गुरु नगरी के सबसे व्यस्त इलाकों में से लाहौरी गेट स्थित चर्च की यह वारदात थी। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 2 अन्य युवक भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अन्य युवकों में एक आरोपी का भाई भी है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। चर्च में एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य दोषी रणदीप सिंह गिल है उसको भी अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उनके साथ जो 7 लोग अज्ञात जिन पर मामला दर्ज किया गया था उनकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि कल चर्च पे हमला किया गया था और अमृतसर के सीनियर डिप्टी मेयर यूनिस मसीह के दामाद की इस प्रिंस नामक युवक की इस मामले में मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले में आज सुबह 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी पल्लवी। बिल्कुल, और जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तार अन्य 2 युवकों में एक उसका भाई भी है, मुख्य आरोपी का भाई भी इस पूरे मामले में शामिल था।
जी बिल्कुल, मुख्य आरोपी का जो भाई है वो भी इस मामले में शामिल था। अभी और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी है, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने जब वो रणदीप सिंह गिल अपने भाई के साथ चर्च में पहुंचा था, उनके साथ 7-8 लोग थे जिन्होंने तेजधार हथियार और पिस्टल पकड़ी हुई थी। सो अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी होनी भी बाकी है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में मिल रही है अमित? जिस तरह से अभी गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी, पुलिस अभी तक रणदीप सिंह गिल पर अगर पहले किन किन थानों में मामले दर्ज थे उसके बारे में भी जांच कर रहे हैं, और साथ में रणदीप सिंह गिल के साथ में जितने भी दोषी हैं या उसका भाई जो गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर कितने मामले हैं उस बारे में जांच की जा रही है, और साथ में उनकी पहचान करवाने की भी कोशिश की जा रही है। जो उस समय रणदीप सिंह गिल के साथ चर्च में पहुंचे थे, उन लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो पुलिस अभी तक रिमांड हासिल करने की कोशिश कर रही है रणदीप सिंह गिल का, और ऐसा लगता है कि अगर रिमांड पुलिस को मिलेगा तो जल्द ही पुलिस बाकी आरोपियों के गिरफ्तार तक भी पहुंच पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अमृतसर से ये बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में भी एक और बड़ा झटका लगा है। केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में पार्टी के पंजाब किसान मोर्चा के प्रभारी सरदार त्रिलोचन सिंह गिल ने आज भाजपा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले गत सप्ताह पंजाब में पार्टी के महासचिव और कोर ग्रुप के सदस्य मलविंदर सिंह कंग ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता भी छोड़ दी थी। मोगा में आज शनिवार को सरदार त्रिलोचन सिंह गिल ने कहा कि भाजपा में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनके निवास के बाहर पिछले 12 दिनों से किसान संगठनों ने धरना लगाया हुआ था। उनका कहना है कि भाजपा में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। धरने के कारण पिछले 12 दिनों से वे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि इस्तीफा देने की घोषणा के ठीक एक दिन पहले वे सड़क हादसे में घायल कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल का हालचाल जानने राजीव हॉस्पिटल पहुंचे थे। सरदार त्रिलोचन सिंह गिल 2 बार भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में किसान मोर्चा पंजाब के वे प्रभारी थे। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। त्रिलोचन सिंह गिल ने भी पार्टी छोड़ दी है। देखिए, सीधे तौर पर अगर भाजपा की बात करें तो पंजाब को भाजपा में सीधे तौर पर पंजाब के अंदर भाजपा को बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अगर हम लगातार बात करें, भाजपा के पुराने सहयोगी जब भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच जो गठबंधन था वो टूट चुका है। उसके बाद सीधे तौर पर बात करें, भाजपा नेताओं का ही किसान कानूनों के विरोध में प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर बात करें, जिस तरह से अगर हम मालविंदर सिंह की बात करें, पिछले दिनों मालविंदर सिंह का एक इस्तीफा आता है और किसान कानूनों के विरोध में इस्तीफा देते हैं और किसानों के जो प्रदर्शन है उसका समर्थन करते हैं। उसी तरह से अगर हम कीमती भगत की बात करें तो कीमती भगत भी भाजपा के एक वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे। 30 साल पुराना रिश्ता था, वो भी भाजपा से अलग हो चुके हैं। और अब अगर हम बात करें तो जिस तरह से त्रिलोचन गिल जो हैं, जो भारतीय किसान मोर्चा के प्रभारी थे, उनके द्वारा भाजपा की जो प्राइमरी मेंबरशिप है उससे इस्तीफा दे दिया गया है। पिछले 10 दिनों से मोगा के अंदर त्रिलोचन गिल के जो निवास स्थान है उसके बाहर उग्राहा किसान जत्थेबंदी जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। दबाव था त्रिलोचन गिल के ऊपर। इसी दबाव के चलते उन्होंने भाजपा की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया, अपने सभी ओहदों से इस्तीफा दिया और ये बात कहते हुए नजर आए कि ये जो कानून है ये किसान विरोधी हैं और इस पर भाजपा को मंथन करने की जरूरत है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जो है वो सभी चीजों को नजरअंदाज कर अपनी बात कहती नजर आ रही है। जी देखिए, इस समय ये भी समझना जरूरी है कि त्रिलोचन क्या अब किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से वो कांग्रेस के एक नेता से मिलने पहुंचे थे राजीव हॉस्पिटल, वहां जाकर उन्होंने हालचाल जाना था, तो क्या ऐसा माना जाए कि कांग्रेस वो ज्वाइन कर सकते हैं? लाजमी सी बात है। देखिए, लगातार जिस तरह से पंजाब के अंदर भाजपा नेता जो हैं वो भाजपा से पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो दूसरी पार्टियों का दामन लगातार थामते नजर आ रहे हैं। अगर हम कीमती भगत की बात करें तो उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के साथ ही शिरोमणि अकाली दल ज्वाइन करते हुए नजर आए। और अगर हम त्रिलोचन गिल की बात करें तो हालांकि अभी उन्होंने रणनीति डिस्क्लोज नहीं की है कि किस पार्टी का दामन थामेंगे, अगला कदम क्या होगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस को ज्वाइन करें। और कहीं ना कहीं फिलहाल अगर हम त्रिलोचन गिल की बात करें, यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनका ये जो इस्तीफा है ये सीधे तौर पर किसानों के समर्थन में है। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों का वो विरोध करते हैं और इस्तीफा देते हैं। आने वाली रणनीति आने वाले समय में डिस्क्लोज करते नजर आएंगे। लेकिन लगातार
इन केंद्रीय कानूनों के चलते भाजपा को पंजाब में झटके पे झटके लगते नजर आ रहे हैं। कई सीनियर नेता, कई कार्यकर्ता जो हैं वो दूसरी पार्टियों का दामन थामते नजर आ रहे हैं, भाजपा से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन कानूनों के चलते जहां भाजपा का बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है, वहां पर इस तरह के पलायन से भाजपा जो है वो पूरी तरह से हाशिए पर आती नजर आ रही है। जी, तब इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, पंजाब सरकार ने अपने नए कृषि जो है विधेयक लाए गए, वो पास करवा दिए गए, उसके बाद भी किसानों का धरना और प्रदर्शन समाप्त नहीं हो रहा है। खुद गिल कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से उनके घर के बाहर किसान संगठन धरना देकर बैठे हुए हैं। तो फिर पंजाब सरकार ने जो ये बड़ा कदम उठाया है, उसका फायदा क्या नजर आ रहा है? किसान तो अभी भी वैसे के वैसे ही प्रदर्शन करने पर उतारू हैं, उन्हें अभी भी काफी सारी परेशानियां हैं। तो इन विधेयकों का फायदा क्या रहा? देखिए, पंजाब सरकार की बात करें तो भले ही पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा के अंदर 4 विधेयक पास किए गए हों, जिसमें 3 विधेयक जो हैं वो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में है, वहीं चौथा जो विधेयक है वो किसानों की जमीन की कुर्की के संदर्भ में है। लेकिन जब तक इन चारों जो विधेयक हैं इनके ऊपर प्रधान जो कह सकते हैं कि जो प्रदेश के प्रथम इंसान यानी राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर नहीं करते और उसके बाद राष्ट्रपति जब तक इन पर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक सीधे तौर पर अगर हम बात करें ये विधेयक जो हैं ये लागू होते नजर नहीं आएंगे, ना ही ये एक्ट के रूप में तब्दील होते नजर आएंगे। सबसे पहले राज्यपाल के हस्ताक्षर की इन पर जरूरत है और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत है। अगर वो हस्ताक्षर करते हैं तभी ये एक्ट में तब्दील होंगे। अगर हस्ताक्षर नहीं करते तो फिर पंजाब की कैप्टन सरकार को कानून का रुख करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। और यहां पर एक बड़ा सवाल ये भी है, किसान इसलिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि किसानों को समझ है कि लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए तीनों कानूनों को राष्ट्रपति पहले से हस्ताक्षर करके मंजूरी दे चुके हैं। तो ऐसे में विधानसभा में पास किए इन विधेयकों को मंजूरी उन्हें मिलनी मुश्किल है। और खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जब ये विधेयक लेकर आए थे तो ये बात करते नजर आए थे कि राज्यपाल साहब की अगर मंजूरी मिलेगी, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, तभी ये एक्ट में तब्दील हो सकते हैं। अगर इनको मंजूरी नहीं देते, वो रद्द कर देते हैं, तो फिर पंजाब के पास सिर्फ ऑप्शन यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें। तो इसी वजह से विरोध प्रदर्शन जारी हैं, केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति जारी है। 5 नवंबर तक का समय किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो केंद्र को देती नजर आ रही हैं और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के पंजाब के अंदर आंदोलन और जो कह सकते हैं दिल्ली के अंदर आंदोलन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी भी किसान जो हैं धरने खत्म करते नजर नहीं आ रहे। हालांकि कुछ राहत दी है कि जो मालगाड़ियां हैं वो पलायन करती नजर आ रही हैं रेलवे ट्रैकों के ऊपर, लेकिन अभी भी किसान जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल मंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब में जगह जगह पुतले तक जलाए जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी भी किसान जो हैं प्रदर्शन पर उतारू हुए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ढील जरूर दे दी है, लेकिन उनकी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। शुक्रिया विनीत, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो पंजाब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। एक और कद्दावर नेता ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने भी पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ आकर ही छोड़ी है। देखने वाली बात यह रहेगी कि पंजाब बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।